हाय ईशान, विशाल, मैंने फिल्म देखी है। मुझे बहुत पसंद आई और सभी को पसंद आ रही है, और अब ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है, तो भेजी गई है यहाँ से, तो उसके लिए बहुत बधाई। मुझे दो सीन खासकर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगे। एक, जब आप लोग पैदल लौट रहे होते हैं और चंदन आपकी गोद में वो दम तोड़ रहा होता है, और एंड में जब आप उनकी माँ को वो चप्पल दे रहे होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों के लिए कौन, मतलब वैसे तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, हार्ट ब्रेकिंग है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन कौन सा था? बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट सीन, मतलब फिजिकली तो डिफ़िकल्ट फिल्म है ही, हमें समझ में आ ही रहा है जी। इमोशनली डिफ़िकल्ट फिल्म सीन कौन सा था आप दोनों के लिए? जी, I think कौन से सीन सर? मजाक कर सर। ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बस ये है कि स्पॉयलर्स ना दें, क्योंकि लोग देखेंगे तो जस्ट जी जी जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम पूरी शिद्दत से दें, बट हम स्पॉयलर्स ना देंगे क्योंकि अभी इंडिया में लोगों ने देखी नहीं है आप लोगों ने देखी है फिल्म, आप समझ सकते हैं कि तो डिटेल में जाए बगैर मैं आपके दोनों वाक़े का, मैं दोनों सीन्स का जवाब दूँ। आई स्टार्ट। हाँ, मैं एक्चुअली ईशान के सीन के बारे में ही बोलने वाला था। आई थिंक ईशान के ऐसे दो सीन हैं जो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने उतने चैलेंजिंग सीन किए हैं, बट ईशान के सीन मैंने जो देखे तब मुझे ऐसा लगे कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और मैं उन्हीं सीन के बारे में आई थिंक ईशान, इफ़ यू शेयर योर एक्सपीरियंस वुड बी बेटर। आई थिंक नहीं, देखिए, चैलेंजिंग तो कोई भी सीन हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है, और विशाल ने पहले इंटरव्यूज़ में कहा भी है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जो पेपर पे सबसे मुश्किल सीन लगता है या इमोशनली इंटेंस सीन लगता है, वो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है, बिकॉज आई थिंक आपका पहला कनेक्शन बतौर एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, उन चीज़ों से बनता है ऑन अ बेस लेवल। पर जो सीन ज़्यादा सिंपल होते हैं, जिसके बारे में आप शायद ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं उन सीन से, कहीं ना कहीं उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कोई ट्रिकी इज़ द वर्ड दैट वी यूज़, कि वो ट्रिकी सीन्स हो जाते हैं और उनको समझना और उसका सुर पकड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, और विशाल का भी एग्जाम्पल है, तुम प्लीज़ जवाब देना अपना, क्योंकि इज़ बीइंग वेरी हम्बल, बट विशाल ने मतलब ज़बरदस्त काम किया है इस फिल्म में। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज़ डन, एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरीवन इन आवर टीम इज़। सॉरी, एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे विशाल का जब पूरा जो कोविड चंक है, जब हम चल रहे हैं ना, मुझे बीच बीच पे लग रहा था कि सच में बीमार तो नहीं पड़ गया। एक बार देख लो, क्योंकि वो सच में इतना इसने रियलिटी से वो किया है ना, मतलब मैं चेक कर रहा था कि ये ठीक है ना। और एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करने के एग्जांपल दूंगा। एक सीक्वेंस है फिल्म में, उसी वॉक में, जब फिजिकल एक रिएक्शन आता है इनका, तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ज़रा ढूंढिएगा उसको फिल्म में। इतना कमाल किया है इसने, हमको वाकई में लगा था कि ये शायद बीमार पड़ गया, तो तो और भारी भी था यार उठाने में, बट 9 किलो कम करने के बाद भारी था। हाँ मैंने भी तो कम किए थे, सामान भी था साथ। तो ये है कि पहली बार मेरे साथ मेरे करियर में ऐसा हुआ कि जो सीन पेपर पे सबसे मुश्किल था वो ही साबित हुआ सबसे मुश्किल मेरे लिए परफॉर्म करने में, और वो वही सीन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी फिल्म उस पर कहीं ना कहीं हिंज कर रही थी। फिल्म का जो वज़न था उस सीन पे बहुत भारी था, और चूँकि वो सीन असली आर्टिकल से लिया गया है और बेस्ड इन रियलिटी है, तो एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उसको पूरी ईमानदारी से परफॉर्म करें और मैनिपुलेट बिल्कुल भी ना करें। तो वो था बहुत मुश्किल सीन परफॉर्म करने में, और उसकी कहानियाँ भी कई सारी हैं जो आई थिंक पोस्ट रिलीज हम शेयर करेंगे। लेकिन आई थिंक नीरज भाई ऐसे डायरेक्टर हैं जो कभी हिचकिचाते नहीं हैं, कभी हेजिटेट नहीं करते स्टेक्स आपके बढ़ाने में। वो कह भी देते हैं कि देखो यार ये, और ये मेरी पहली फिल्म में मजीदी सर मेरे साथ किया करते थे, और मैं एक जवान एक्टर था, मेरा क्राफ्ट रॉ था, लेकिन मुझे डरा डरा के भी करते थे, एंड दैट वाज नॉट द इंटेंशन, बट ही वुड ऑलवेज से कि ये बहुत ज़रूरी सीन है एंड वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी कांट बी लैक्स ऑन दिस। तो आई थिंक हम दोनों डरे हुए थे इस सीन को लेकर कुछ हद तक, लेकिन
आई थिंक जिस तरह का माहौल नीरज भाई के सेट पे होता है, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग द एक्टर, एवरीथिंग। इन एक चीज़ मैं कहूँगा, गेट कीप नहीं करेंगे इस चीज़ को, एक प्रोटोकॉल है इनके सेट पे जिसको ये कोड 360 बुलाते हैं। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इंटेंस सीन होते हैं जिसमें कोड 360 लागू हो जाता है हमारे सेट पे। द फर्स्ट एडी सेज के कोड 360 एक्टिवेटेड, तो सारे यूनिट के मेंबर्स हैं, वो जो सीन का जो टोन है, सीन का जो सुर है, उसमें फंक्शन करने लगते हैं, उसी सुर में काम करने लगते हैं। तो कई एक इमोशनल सीन है तो लोग ज़ोर से बातें नहीं करेंगे, एक्टर को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, एक्टर से बातें नहीं करेंगे। क्लैप भी अगर दी जाएगी तो सॉफ्ट क्लैप दी जाएगी शॉट से पहले। अगर गुस्से वाला सीन है तो क्लैप हार्ड क्लैप होगा। ऐसे क्लैप जो सीन का टोन है, इमोशन है, उसके हिसाब से देना है, उसी टोन में देना है। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। नीरज भाई म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा बोन है। अगर मेरे करियर की शुरुआत से कोई एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर फिल्म के हिसाब से प्रोसेस आपको बदल लेनी चाहिए, एक्टर की प्रोसेस फिल्म पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक कोई ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली हर फिल्म से एज ए रिचुअल करता आया हूँ, वो है यूज़ म्यूज़िक। तो मुझे जब पहला पेचेक मिला था मेरी पहली फिल्म पे बियॉन्ड द क्लाउड्स में, तो मैंने उसका इस्तेमाल एक छोटा सा स्पीकर ख़रीदने में ही किया था और उसी फिल्म में मैं यूज़ कर रहा था। वो स्पीकर मेरे वैन में रहता था या फिर हेडफोन्स लगाए होते थे। और म्यूज़िक से मुझे लगता है कि इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो उभर के आ जाती हैं बाहर। दैट्स माई फीलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू गेट आउट ऑफ योर हेड। अक्सर हम ओवर थिंक कर लेते हैं, जब अटक जाते हैं अपने खुद के थॉट्स में, तभी रुकावट आती है सीन में फ्लो करने में। तो आई यूज म्यूजिक अ लॉट एंड ही इसमें हम लोग वी शुड एक्नॉलेज द म्यूजिक दैट फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट पे रहते हैं। उसमें कहीं 3-4 गाने थे जो हमारे थे, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल जो गाना था जो काफ़ी मुझे प्रभावित भी किया और बहुत सालों से, और एक फिल्म के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है पूरी फिल्म के फिल्मांकन के दौरान और उसके लिखने के दौरान। मैं सुबह उठ के मतलब 4 बजे उठ के लिखना शुरू करता था और कुछ नहीं आता था, वो गाना सुनता था तो कहीं एक मिल जाती थी। वो था राह पे रहते हैं, जो गुलजार साहब ने लिखी है, आर डी बर्मन, नमकीन पिक्चर का गाना है। तो ये इतना हम लोगों को, मतलब मैंने ईशान बहुत सुनने लगा था, मैंने बोला तुम मत सुन क्योंकि वो क्लाइमैक्स के लिए रख, उसको यूज़ मत कर ज़्यादा। तो